हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड, दैट इज कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग। सो येस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू गेट कीपिंग एंड स्टेटमेंट के फॉर्म्स में क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दे रखी हैं एंड नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। और जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज कि जो पहली स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं डिटेल में। तो देखिए, जो पहली स्टेटमेंट है वो गेट कीपिंग के कंसेप्ट के बारे में कुछ बताता है। सो दैट स्टेट्स दैट गेट कीपिंग इन कम्युनिकेशन ऑफन लीड्स टू ब्रॉड डाइवर्सिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स बीइंग प्रेजेंटेड टू पब्लिक। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि देखिए एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जो गेट कीपिंग का कंसेप्ट है वो है क्या। गेट कीपिंग इज बेसिकली जब आपके पास इंफॉर्मेशन होती है और आप उसे फिल्टर आउट करते हो कि आप जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसमें से क्या आपको आगे फर्दर कम्युनिकेट करना है। तो जो आपने फिल्टर आउट कर दिया जिस प्रोसेस में कि क्या डिसेमिनेट होना है, दैट इज व्हाट इज गेट कीपिंग। इसे आप एग्जांपल के थ्रू समझिए गेट कीपिंग के कंसेप्ट को। देखिए, जब आपके सिटी में कोई प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, और उसका मीडिया कवरेज हो रहा है, अब उस प्रोग्राम के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टेकअवेज हैं, पर जो मीडिया चैनल का जो डायरेक्टर है वो सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाता है, इवेंट के पॉजिटिव एस्पेक्ट को नहीं दिखाता। तो इसमें क्या हुआ, जो डायरेक्टर जनरल है जो मीडिया हाउस का, वो हो गया गेट कीपर और उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली उसे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिली, पर उसने नेगेटिव दिखाने को चूज करा। तो दैट इज व्हाट इज गेट कीपिंग। ठीक है, तो ये मीडिया हाउसेस करते हैं, दे कैन डू इट फॉर वेरियस रीजंस। सो यस, दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ गेट कीपिंग, जिसमें आप फिल्टर आउट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो ये स्टेटमेंट इसीलिए ही फॉल्स। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टेटमेंट। सो जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट सेज गेट कीपिंग जो है वो एक प्रोसेस है जहां पे डिसीजंस बनाए जाते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन को पब्लिक को रीच करना चाहिए या नहीं, और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी करती है गेट कीपिंग के कंसेप्ट को। सो गेट कीपिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, जो ऑफन रिजल्ट करती है सर्टेन व्यू पॉइंट्स बीइंग प्रायोरिटाइज, क्योंकि आप इसमें कुछ व्यू पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, देयर बाय अफेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स अवेलेबल टू द पब्लिक। सो हेंस लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is related to characteristics of effective communication. Now you have to choose the answer from the options given below, and the correct answer for this question is option number second. It says that A, C and E are correct. Why? Let's discuss in detail. देखिए, क्लैरिटी एंड प्रिसीजन एक मैसेज में होना बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, बिकॉज जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसकी रिक्वायरमेंट ही यही होती है कि उसमें जो मैसेज दिया जा रहा है या जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो क्लियर हो, ताकि इंसान समझ पाए। ठीक है, प्रिसाइज हो, ज़्यादा वेग ना हो, एंड ऑल्सो जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिसाइज हो। प्रिसाइज मतलब बहुत ब्रीफली उसे दिया गया हो, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी। अगर आपका जो मैसेज है प्रिसाइज होगा, क्लियर होगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी। सो इसकी वजह से जो रिसीवर है वो वही चीज़ अंडरस्टैंड कर पाएगा जो आपके मैसेज में भेजा गया था, जो आपका मैसेज इंटेंड करता है। कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा आपके मैसेजेस में। देन द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अडैप्टिंग द मैसेजेस अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। क्योंकि जो मैसेज होना चाहिए ना, जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो ऑडियंस की नीड्स को, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीटअप करना चाहिए, क्योंकि यही एक हॉलमार्क फीचर होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द थर्ड, दैट इज इंश्योरिंग द मैसेज इज कंसाइज टू द पॉइंट। तो बेसिकली अगर मैसेज कंसाइज होता है ना, तो ऑडियंस का आप अटेंशन रख सकते हो और जो कम्युनिकेशन होगा ना वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपकी ऑडियंस अटेंटिव है। ठीक है, और अगर मैसेज आपका कंसाइज नहीं होता और उसमें बहुत सारी अननेसेसरी डिटेल्स हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन भी हो सकता है, दैट कैन लीड्स टू द लॉस ऑफ इंटरेस्ट बाय द ऑडियंस, राइट। और जो बाकी जो ऑप्शन है दैट इज सच एज इग्नोरिंग फीडबैक एंड ओवरलोडिंग द रिसीवर विद इन्फॉर्मेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, क्योंकि फीडबैक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। ठीक, सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बर्लोस SMCR मॉडल. सो इस क्वेश्चन में इस मॉडल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पूछे गए हैं, एंड दीज आर योर फॉलोइंग ऑप्शंस. And the correct answer for this question is option number second, that is A, B, C, D. That is source, message, channel and receiver. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल. तो देखिए, जो SMCR मॉडल है कम्युनिकेशन का, उसका फुल फॉर्म ही यही है, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर. अगर आपको फुल फॉर्म भी पता होता तो आप इजीली ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे. सो सोर्स क्या होती है? देखिए, सोर्स वो होती है जहाँ से मैसेज को ओरिजिनेट किया जाता है, जो भी ओरिजिनेटर होता है मैसेज का, जैसे कि आपका हो गया सेंडर. देन मैसेज आता है. मैसेज क्या होता है? वो डाटा हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कम्युनिकेट करी जा रही है या जो
ट्रांसमिट करी जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन को हम लोग मैसेज बोलते हैं। और किसके थ्रू करी जा रही है, वो होता है चैनल। तो जो मीडियम होता है वो होता है चैनल जिससे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जा रहा है। देन रिसीवर, जिसको वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो भी वो पर्सन है या एंटिटी है जो रिसीव कर रहा है उस मैसेजेस को, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स। सो दैट इज वाई इट इज़ द करेक्ट आंसर। हाउएवर जो फीडबैक होता है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कम्युनिकेशन मॉडल का, पर एक्सप्लिसिटली बेसिक स्ट्रक्चर जो है एसएमसीआर का उसमें इसको मेंशन नहीं करा गया। सो इसीलिए फीडबैक को कंपोनेंट नहीं माना जाएगा ऑफ एसएमसीआर मॉडल। सो देयरफॉर जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। और इसी टाइप के हमने बहुत सारे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को अपनी ई बुक में कवर करा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे भी जाते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट पूरी ई बुक में यूनिट वाइज सारा सिलेबस कंप्लीट हमने कवर करा है। एंड यू विल बी ऑल्सो गेटिंग पीवाईक्यूज इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे अलॉन्ग विद द ई बुक, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली हमने पूरा सिलेबस कवर करा है। सो यू कैन चेक इट आउट, एंड फॉर मोर डिटेल्स डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. So yes, now let's move towards the next question. So the next question is related to your 7 C's of communication. So the question is, which of the following are the part of 7 C's? Now you have to choose the correct answer from the options given below. And the correct answer is option number 2, that is A, B and D. So A is clarity, B is conciseness and D is correctness. So now let's discuss in detail what are the 7 C's of communication. So basically 7 C's मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो C से स्टार्ट हो रहे हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो वो कौन कौन से हैं? दैट इज क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड courteous. So these are your 7 C's of communication, of effective communication. So now let's move towards the next question. So the next question is, in the context of verbal communication, which among the following is true? So verbal communication से related ये question है, and the correct answer for this question is option number C, that is it can occur in both spoken and written forms. सो नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें आप यूज़ करते हैं लैंग्वेज का अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए. अब ये आप किसी भी मीडियम के थ्रू कर सकते हैं. आप वर्ड्स बोल के भी कर सकते हैं, आप फेस टू फेस इन कन्वर्सेशन जो होता है, आप टेलीफोन कॉल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, आप कुछ लिख के भी कर सकते हैं जैसे कि ईमेल, लेटर्स या टेक्स्ट मैसेज. और अगर बात करी जाए ऑप्शन ए एंड बी की, तो वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज या फिर स्पोकन वर्ड्स पे लिमिट नहीं करता. इट इनकम्पास बोथ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स. एंड ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि कोई भी लेस इफेक्टिव नहीं होता. ठीक है, अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें चाहे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, उन सबका कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट अलग होता है, जिसकी अपनी यूनिक स्ट्रेंथ होती है. ठीक है, जिसकी अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स होती हैं और इसी वजह से वो प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ, इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड डिफरेंट कंटेंट ऑफ द मैसेजेस. ठीक है, सो येस, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. So it is in the form of assertion and reason. Now you have to choose the correct answer from the options given below. And the correct answer for this question is option number first, that both A and R are true. And जो reason है वो correctly explain करता है A को. How? Let's discuss in detail. देखिए जो असर्शन है वो इसलिए करेक्ट है क्योंकि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कन्वेइंग इमोशंस. ठीक है, और ये ऐसे इमोशंस होते हैं और ऐसी इंटेंशंस होती हैं दैट आर बियॉन्ड वर्ड्स. सो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं आपकी जिंदगी में जिसमें देयर आर नॉन वर्बल एलिमेंट्स ऑफ अ मैसेज. जो नॉन वर्बल एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा वेट कैरी कर सकते हैं अपने साथ देन द मीनिंग ऑफ द स्पोकन वर्ड्स. समहाउ वी ऑलवेज से एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस. So yes, this is also an example of non-verbal communication. So reason जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि जो non-verbal cues होते हैं जैसे कि आपकी body language हो गया या facial expressions हो गए या जो भी आपकी tone या pitch है आपकी voice की, वो भी component होते हैं non-verbal communication के. और जो भी आपका इमोशन है उसे बहुत अच्छे से कन्वे कर सकते हैं, जो भी आपका इंटेंशन है. ठीक है, कभी कभी आप बोलते नहीं पर आपके एक्सप्रेशंस ज़्यादा बोल देते हैं. सो दैट इज ट्रू. So yes, the reason correctly explains the assertion. So that is why the correct answer is option number first. So now let's move towards the next question. So the next question is related to your group communication. तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा key difference है between group and mass communication. So now you have to choose the correct answer from the options given below, and the correct answer is option number
थर्ड दैट इज ओनली सी. सो ओनली जो सी स्टेटमेंट है दैट करेक्टली डिफाइंस द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन. सो हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए जो सी स्टेटमेंट है वो इसलिए करेक्ट है क्योंकि वो ये कहती है कि जो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है वो यूजुअली टेक्स प्लेस अमंग अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. और ज़्यादातर सिचुएशन में ऐसा होता है ग्रुप कम्युनिकेशन में कि डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है जो बहुत डायरेक्ट और पर्सनल होता है. अगर आप मास कम्युनिकेशन की बात करें इन कॉन्ट्रास्ट में, तो मास कम्युनिकेशन में इट इज़ डिज़ाइन कि वो मासेस को कन्वे करना चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन, मतलब टू रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, वाइड स्प्रेड ऑडियंस होती है उनका कुछ भी और इसके लिए जो मीडियम्स भी यूज़ करे जाते हैं वो होते हैं जैसे कि टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, एंड ऑल्सो द न्यू मीडिया, द सोशल मीडिया एक्सेट्रा. सो जो ऑडियंस होती है मास कम्युनिकेशन में वो टिपिकली हेट्रोजेनस होती है और बहुत डिस्पर्स्ड होती है, एंड इसीलिए देयर इज लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इमीडिएट फीडबैक. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी आर इनकरेक्ट बिकॉज जो ऑप्शन ए है वो कहता है कि ग्रुप कम्युनिकेशन जो होता है दैट इज़ ऑलवेज नॉन वर्बल, और जो मास कम्युनिकेशन होता है वो ऑलवेज वर्बल होता है, तो ये करेक्ट नहीं है. व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रुप कम्युनिकेशन, तो ग्रुप कम्युनिकेशन कैन बी बोथ वर्बल ऑल्सो एंड नॉन वर्बल ऑल्सो, एंड सेम गोज टू द मास कम्युनिकेशन. एंड सेम गोज टू द मास कम्युनिकेशन. ऑप्शन जो बी है वो भी इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि वो रिवर्स कर देता है डेफिनेशन ऑफ ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन. एंड ऑप्शन डी जो है वो इनएक्यूरेटली सजेस्ट करता है कि जो मास कम्युनिकेशन होता है उसमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है, बट बल्कि ऐसा होता नहीं है. मास कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत डिले हो जाता है क्योंकि कभी कभी वो जो मासेस हैं उन तक जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत टाइमली रीच नहीं कर पाती. सो इसीलिए जो फीडबैक होता है ना, इमीडिएट फीडबैक, वो ग्रुप कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, मास कम्युनिकेशन का नहीं. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. Now let's move towards the next question. So the next question is related to mass communication. So now you have to choose the correct statements जो characteristic feature दिखाती है mass communication का, and these are your options. And जो correct answer है that is option number A, that is 1, 3rd and 5th statement are correct. How let's discuss all the statements in detail. और जो पहली स्टेटमेंट है वो इसलिए करेक्ट है क्योंकि मास कम्युनिकेशन में इट टिपिकली इन्वॉल्व्स वन वे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो सेंडर होता है वो लार्ज ऑडियंस को, हेट्रोजीनियस ऑडियंस को अपनी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट कर रहे हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज अ वन वे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आप ब्रॉडकास्ट करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को. स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो इसलिए फॉल्स है क्योंकि जो मास कम्युनिकेशन होता है दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आप डायरेक्टली टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स, वेयर एज मास कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता. व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेटमेंट नंबर थर्ड, सो वो ट्रू है. वो ट्रू इसलिए है क्योंकि मास कम्युनिकेशन में जो मैसेज होता है दैट आर स्टैंडर्डाइज, एंड वो डिज़ाइन भी इसीलिए किया जाता है कि वो रेलिवेंट हो टू ब्रॉड ऑडियंस रादर देन पर्सनलाइज या इंडिविजुअल रेसिपिएंट्स. When we talk about fourth statement, so fourth statement is false because when we talk about mass communication, so feedback इतना यूजुअली इमीडिएट नहीं मिल पाता या डायरेक्ट वेज में नहीं मिल पाता, वो डिले हो जाता है या इट कम फ्रॉम जनरल ऑडियंस रेटिंग्स या फिर सर्वेज के फॉर्म में. सो नो डायरेक्ट रिस्पॉन्सेज. When we talk about statement number 5th, so that is true because जो गेट कीपिंग फीचर जो हमने डिस्कस करा था अपने क्वेश्चन नंबर 1 में, वो एक कॉमन फीचर है इन मास कम्युनिकेशन, जहाँ पे जो एडिटर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये जो भी अथॉरिटी होती है वो डिसाइड करती है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को हमें पब्लिश करना है या ब्रॉडकास्ट करना है टू द पब्लिक. देन द स्टेटमेंट 6th इज फॉल्स बिकॉज जो मास कम्युनिकेशन होता है वो रिलाई नहीं करता, वो इन्वॉल्व नहीं करता पर्सनलाइज मैसेजेस को. उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, बिकॉज इन्वॉल्विंग पर्सनलाइज मैसेज जो होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इंटरपर्सनल एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन का. सो हेंस स्टेटमेंट 1st, 3rd and 5th is correct. Now let's move towards the next question. So the next question is related to your meta communication. So now you have to choose the correct statement which describes meta communication. So now you have to choose the correct answer, and the correct answer is option number 2nd, that is the underlying messages or meanings in what is communicated. So let's discuss about meta communication. So basically meta communication क्या होता है? Meta communication refers to the non-verbal cues. ऐसे non-verbal cues जो help करते हैं verbal communication में to accompany verbal communication and to help to convey the additional meaning या information. अब इसके example हो गए जैसे कि tone of voice, facial expressions, आपके postures, body language. तो ये सारे non-verbal signals हैं जो provide करते हैं in the context to the words जो आप बोल रहे हैं. So इसका example के थ्रू समझिए meta communication को.
सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से पूछ रहे हैं दैट हाउ आर यू, एंड द पर्सन जो रिप्लाई कर रहा है वो बहुत ही लो पिच वॉइस में और बहुत ही डल वे में आपको रिप्लाई कर रहा है आई एम फाइन, सो दैट डज नॉट मीन कि जो वो बोल रहे हैं दैट इज करेक्ट. तो आप एक अंडरलाइन मैसेज समझोगे कि ये बोल तो रहा है कि आई एम फाइन बट एक्चुअली कुछ है, कुछ देयर इज अ प्रॉब्लम विद हिम दैट ही इज नॉट ओके विद. तो ये जो अंडरलाइन मैसेज आपको कन्वे हुआ है बिकॉज ऑफ हिज टोन ऑफ वॉइस, हिज फेशियल एक्सप्रेशन, हिज बॉडी लैंग्वेज, दैट इज वॉट इज मेटा कम्युनिकेशन. सो येस, दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ मेटा कम्युनिकेशन. ठीक है. So now let's move towards the next question. So the next question is related to barriers to communication. And now इसमें से आपको correctly match करना है कि which barrier of the communication relates to which one. So now you have to choose the correct answer from the options given below, and the correct answer is option number 3rd. How? Let's discuss in detail. सो जो पहला स्टेटमेंट है दैट ए रिलेट्स टू द स्टेटमेंट फर्स्ट. सो क्योंकि अगर आप यूज़ कर रहे हैं टेक्निकल जार्गन का एक जनरल ऑडियंस में, सो ये एक एग्जांपल होता है सिमेंटिक नॉइस का, जिसमें बेसिकली ये नॉइस कैसी होती है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ नॉइस जहाँ पे लैंग्वेज जो यूज़ करी जाती है ना वो समझ नहीं पाता एक रिसीवर. सो इसकी वजह से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है इन अंडरस्टैंडिंग द मैसेज. सो हैंस दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक नॉइस. ठीक है, जो एक कम्युनिकेशन बैरियर है. देन स्टेटमेंट देन जो बी है वो मैच करेगा सेकंड से. हाउ? क्योंकि देखिए अगर आप लाउड कंस्ट्रक्शन करते हैं अपनी नॉइस का, फॉर एग्जांपल फिजिकल नॉइस का, तो इसकी वजह से एक्सटर्नल साउंड्स जो होंगे या डिस्टर्बेंस होगा वो फिजिकली डिस्टर्ब करेगा कम्युनिकेशन को, है ना. सो दैट इज़ वाई इट विल मेक कि आप सुन नहीं पाओगे सही से, आपका फोकस भी नहीं हो पाएगा मैसेज का. तो ये एक एग्जाम्पल है फिजिकल नॉइस का. When we talk about C, so C matches to the third, which is misinterpretation due to cultural backgrounds. वो एक एग्जाम्पल होता है कल्चरल नॉइस का, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आप मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, मिसइंटरप्रेट कर सकते हैं मैसेजेस को, इन्फॉर्मेशन को जो आपको मिल रही है. सो दैट इज़ वाई ईच, क्योंकि हर कल्चर के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट आस्पेक्ट होते हैं, बिलीव्स वैल्यूज होते हैं, तो उनके स्टाइल्स भी अलग अलग होते हैं. सो हेंस दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल नॉइस. When we talk about D, so इमोशनल स्ट्रेस जो होता है वो आपके लिसनिंग एबिलिटी को इफेक्ट करता है. तो ये जो एग्जाम्पल होता है ये साइकोलॉजिकल नॉइस का होता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इमोशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, मेंटल स्टेट हो गया, आपका मेंटल हेल्थ कैसे वर्क कर रही है. तो ये सब एक बैरियर टू कम्युनिकेशन की तरह काम कर सकते हैं एंड इन्हें बोला जाएगा साइकोलॉजिकल नॉइस. ठीक है. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3rd. सो येस, दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment, and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.